हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे हादसे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। एक शहर जो अपनी विरासत, समृद्ध संस्कृति और तहजीब के लिए जाना जाता है, वहाँ ऐसी घटना घटी जो इंसानियत पर एक कलंक है। हम बात कर रहे हैं उस दरिंदगी की जो कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई, जो अपनी ड्यूटी पर थी, अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। इस घटना ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि हर एक इंसान को झंझोर कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस घटना का पूरा विवरण देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और साथ ही समझेंगे कि ऐसे हादसे हमारे सिस्टम की कौन से खामियां उजागर करते हैं। हम देखेंगे कि इस घटना ने समाज पर क्या असर डाला, मीडिया का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे जरूरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं निभाई। साथ ही हम इस पर भी नजर डालेंगे कि इस ट्रेजेडी को लेकर कैसे डार्टी पॉलिटिक्स ने असली मुद्दों से ध्यान हटाया। इसके अलावा हम जानेंगे कि एक्यूज्ड कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था और कैसे उसकी करनी ने एक जीवन को तबाह कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक कहानी को। पहले जानते हैं लेडी डॉक्टर की एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड की। ये लेडी डॉक्टर 31 साल की थी और कोलकाता के आरसी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया था और अब स्पेशलाइजेशन कर रही थी। उनकी डेडिकेशन उनके काम में साफ दिखाई देती थी, जहां वो लंबी शिफ्ट के बावजूद पेशेंट केयर और एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करती थी। लेडी डॉक्टर का परिवार एक शिक्षित परिवार से था, जहां एजुकेशन और सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वो समाज के लिए योगदान देना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। उनके परिवार वाले उनके अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस करते थे। 8 अगस्त 2024 रात 8 बजे लेडी डॉक्टर ने अपने इवनिंग राउंड कंप्लीट किया आरसी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। उन्होंने पेशेंट्स को चेक किया, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स अपडेट किए और नाइट स्टाफ को रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडओवर करने से पहले सब कुछ ठीक से इंश्योर किया। रात 8:30 से 9 बजे के दरमियान राउंड्स कंप्लीट के बाद लेडी डॉक्टर अपने जूनियर कॉलेजेस के साथ डिनर के लिए हॉस्पिटल कैंटीन में गई। ये उनके रूटीन का एक हिस्सा था, जिसमें वो अपने बिजी डे के बाद थोड़ा रिलैक्स करती थी। डिनर के दौरान वो बिल्कुल ठीक थी और उनमें कोई डिस्ट्रेस नहीं था। रात 9 से 10:30 के दरमियान डिनर के बाद लेडी डॉक्टर ने ओलंपिक्स देखा। ये वक्त उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया और स्पोर्टिंग इवेंट देखते हुए अपना मन हल्का किया। उस दौरान उन्होंने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। इस वक्त तक उनके साथ उनके कुछ कॉलेजेस थे, लेकिन वो अपना काम खत्म करने के लिए अपने ड्यूटीज पर वापस चले गए। रात 10:30 से लेकर 12 बजे के दरमियान ओलंपिक्स देखने के बाद लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल में ही रही ताकि अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर सके। ये पेपर वर्क पेशेंट चार्ट्स को अपडेट करना और अगले दिन के काम की तैयारी करना था। उनका ये डेडिकेशन उन्हें अक्सर रात तक हॉस्पिटल में रोक लेता था ताकि वो अपना काम ठीक से खत्म कर सके। 9 अगस्त 2024 रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान रात बढ़ने के साथ लेडी डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट करने का फैसला किया। हॉस्पिटल में रेस्ट फैसिलिटीज की कमी होने के कारण उन्होंने सेमिनार हॉल में आराम करने का सोचा, जो उन्हें सेफ और क्वाइट जगह लगा। उन्होंने सोचा था कि वो कुछ देर के लिए रेस्ट लेंगे और फिर अपना काम कंटिन्यू करेंगी। रात 1 से 2 बजे के दरमियान लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चली गई। इस समय संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, हॉस्पिटल में घूम रहा था। उसने पहले एक पेशेंट की मदद की थी और फिर एक पेशेंट के रिलेटिव के साथ अल्कोहल कंज्यूम किया था। रात 2 बजे लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो रही थी। हॉस्पिटल में रात का समय काफी शांति थी और उन्हें लगता होगा कि वो सुरक्षित हैं, बिना ये जाने कि एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। रात 3 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में घुस आया, जहां लेडी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। उसने उन पे हमला किया और उनका रेप किया। ये अटैक लगभग 40 to 45 मिनट्स तक चला और इस दौरान कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां नहीं था, जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी लैप्सेस को दिखाता है। रात 3:45 से 4 बजे के दरमियान क्राइम करने के बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल से निकल गया। उसे हॉस्पिटल प्रीमिसेस से बाहर निकलते हुए CCTV फुटेज में कैप्चर किया गया। लगभग 4 बजे के करीब फिर संजय ने शांति से वहां से निकल गया और अपने बैरक वापस जाके अपने कपड़े धो दिया और सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 9 अगस्त 2024 की सुबह 6 बजे हॉस्पिटल स्टाफ ने लेडी डॉक्टर का सेमी न्यूड बॉडी सेमिनार हॉल में देखा। ये डिस्कवरी उनके लिए एक शॉक थी और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। सीन से स्पष्ट था कि उनके साथ एक वायलेंट स्ट्रगल हुआ था। जब पुलिस ने सेमिनार हॉल का इंस्पेक्शन किया, जहां लेडी डॉक्टर का बॉडी मिला था, तो उन्हें वहां एक टर्न ब्लूटूथ ईयरफोन पड़ा हुआ मिला। ये ईयरफोन वहां पड़े बाकी सबूतों के साथ एक क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस बना। ये ईयरफोन सेमिनार हॉल के फ्लोर पर गिरा हुआ था और जब पुलिस ने उसके क्लोजर इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने देखा कि ये ईयरफोन डैमेज था। पुलिस ने ये ईयरफोन फॉरेंसिक्स टीम को दिया
ताकि उसका डिटेल्स में एनालिसिस किया जा सके। इस टर्न ब्लूटूथ ईयरफोन पर जो ट्रेस मिले उन्होंने संजय रॉय को डायरेक्टली क्राइम सेंस से कनेक्ट कर दिया। फॉरेंसिक टेस्टिंग से ये कंफर्म हुआ कि ये ईयरफोन संजय रॉय का था जो क्राइम के वक्त टूट गया था। फॉरेंसिक एविडेंस ने यह साबित किया कि ईयरफोन के पार्ट्स और संजय रॉय के पर्सनल बिलोंगिंग से मैचिंग एविडेंस मिला। इस फॉरेंसिक एविडेंस को पक्का करने के लिए पुलिस ने हॉस्पिटल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को रिव्यू किया। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को हॉस्पिटल के आसपास और सेमिनार हॉल के अंदर बाहर घूमते हुए देखा गया। एक पर्टिकुलर फुटेज में संजय को वहां से निकलते हुए कैप्चर किया गया और टाइमिंग उसी दौरान की थी जब क्राइम अंजाम दिया गया था। फुटेज में उसका मूवमेंट सस्पिशियस था जिससे पुलिस का शक उस पर और मजबूत हो गया। जब ये सब एविडेंस इकट्ठा हो गया, टर्न्ड ब्लूटूथ ईयरफोन, फॉरेंसिक एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज, तब पुलिस ने संजय को सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट किया। इन सबूतों ने संजय रॉय की क्राइम में संलग्नता को साबित कर दिया और ये ईयरफोन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एक मेजर ब्रेक थ्रू बना। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर था। इस पोजीशन के कारण उसको हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में एक्सेस मिला था जिसमें क्राइम हुआ उस जगह भी शामिल थी। सिविक वॉलंटियर होने की वजह से हॉस्पिटल में अक्सर बिना किसी सुपरविजन से मौजूद रहता था। संजय रॉय का व्यक्तिगत जीवन काफी ट्रैवलिंग था। उसकी 4 शादियां हो चुकी थी जिसमें से 3 बीवियां उनके एब्यूजिंग बिहेवियर के कारण उनसे अलग हो गई। उसकी चौथी पत्नी का 2023 में कैंसर से देहांत हो गया। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक संजय अक्सर रात में देर से घर लौटता और नशा की हालत में होता था। उसके वायलेंट टेंडेंसीज खासकर महिलाओं के प्रति काफी प्रचलित थी। उसकी सास ने यह भी बताया कि संजय ने अपनी पहली शादियों को छुपाकर उसकी बेटी से शादी की थी और उसके साथ हिंसा करता था। संजय रॉय का मिसकंडक्ट के चलते एक अलग हिस्ट्री थी। घर पर हिंसा के अलावा वो लोगों को पुलिस में नौकरी देने का झांसा देकर पैसा ले लेता था। पुलिस के साथ काम करने के कारण उसका कनेक्ट अच्छा था जो शायद उसके बुराइयों को छुपाने में मददगार साबित होता था। इस वजह से उनकी हरकतें लंबे समय तक नजरअंदाज होती रही। इस घटना की न्यूज फैलते ही मेडिकल कम्युनिटी में गुस्सा का इजहार होने लगा। हॉस्पिटल और कोलकाता में प्रोटेस्ट शुरू हो गए जिसमें वेस्ट बंगाल और पूरे देश के डॉक्टर भी शामिल हुए। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जस्टिस की मांग की और इस घटना के लिए हॉस्पिटल की अकाउंटेबिलिटी की बात उठाई। इस घटना का असर सिर्फ उस लेडी डॉक्टर पर नहीं बल्कि पूरे कोलकाता और देश भर के लोगों पर पड़ा। एक तरफ जहां लोग गुस्से से भरे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ दुख और असहायता का भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हादसे हमें अपनी बेटियों, बहनों और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। कोलकाता ट्रेजेडी के बाद मीडिया कवरेज में कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अपनी रिपोर्टिंग में कई गलतियां की जो उनकी डिग्निटी को खराब करने वाली थी। कुछ मीडिया हाउसेस ने क्राइम के ग्रूसम डिटेल्स को सेंसेशनलाइज कर दिया जो न सिर्फ विक्टिम की डिग्निटी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था बल्कि पब्लिक को भी अननेसेसरी ट्रॉमा दे रहा था। अनवेरिफाइड एजम्पशंस और स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जिसमें इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस में रुकावट आई। इसके अलावा पॉलिटिकली चाटुकार मीडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष लिया और ब्लेम गेम को और बढ़ावा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में बायस्ड रिपोर्टिंग ने असली मुद्दों जैसे हॉस्पिटल सिक्योरिटी और सिस्टमेटिक फेल्योर से ध्यान हटा दिया। ये बायस्ड कवरेज न सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए थी बल्कि उसने जस्टिस की डिमांड और रिफॉर्म की जरूरतों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे सेंसिटिव केसेस में मीडिया को बैलेंस्ड, फैक्ट बेस्ड और सेंसिटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी जिसमें विक्टिम की डिग्निटी का सम्मान होता और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया जाता। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाती तो यह हादसा जस्टिस की और जल्दी बढ़ सकता था और फ्यूचर में ऐसे घटना को रोका जा सकता था। कोलकाता ट्रेजेडी के बाद जो डार्टी पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हुई उसने जस्टिस और रियल इश्यूज से ध्यान हटा दिया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स ने स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकामी को हाईलाइट किया जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर जरूरी रिसोर्सेस और सपोर्ट न देने का आरोप लगाया। ये ब्लेम गेम और पॉलिटिकल टॉग ऑफ वार ने असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम किया। स्टेट गवर्नमेंट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष लेने वाली मीडिया ने भी बायस्ड रिपोर्टिंग करके इस नैरेटिव को और बढ़ावा दिया। इस पॉलिटिकल ड्रामा का असर ये हुआ कि जस्टिस और सिस्टम रिफॉर्म्स पर फोकस कम हो गया और ज्यादा ताकत ब्लेम गेम शिफ्टिंग पर लगाई गई। ये डार्टी पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इससे न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में रुकावट आई बल्कि पब्लिक का विश्वास भी टूटने लगा। ऐसे केसेस में दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि इस घटना का समाधान जल्दी हो सकता और सिस्टम में रिफॉर्म्स आ सकते जो फ्यूचर में ऐसे हादसे को रोकने में मदद करते। इस ट्रेजेडी के पीछे कई फेल्यूर्स थे। हॉस्पिटल सिक्योरिटी,
बहुत कमजोर थी, जैसे संजय रॉय जैसे ट्रबल्ड बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को एक्सेस मिल गया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डॉक्टर को अनसेफ एरिया में रेस्ट करना पड़ा। लॉ एनफोर्समेंट ने रेड फ्लैग्स इग्नोर किया जो संजय रॉय के बारे में थे। सेंसेशनलिस्ट मीडिया कवरेज ने असली मुद्दों से ध्यान हटा दिया और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डाटी पॉलिटिक्स ने जरूरी रिफॉर्म्स को डिले कर दिया। इन सभी फेल्योर्स ने मिलकर इस घटना के लिए जमीन तैयार की। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट को रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और मीडिया को सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम गेम से ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो और जस्टिस टाइमली मिल सके। दोस्तों, कोलकाता का यह हादसा हमें फिर से याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें कितनी मेहनत करनी बाकी है। इस हादसे ने एक नारी की जिंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन ये भी एक अवसर है हमारे लिए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे हादसे दोबारा न हो और हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर एक सख्त और सामाजिक रूप से उत्तम नीति बनानी होगी जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।